हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, मैं हूं पवन यादव। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं क्लास 12th ज्योग्राफी मानव भूगोल चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम एक क्लास ले चुके थे इस चैप्टर का। आज हम लेने वाले हैं दूसरा क्लास इस चैप्टर का, है ना, पार्ट 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आपको पार्ट 2 बताने वाले हैं, जो कुछ भी छूटा हुआ है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। पहले चैप्टर में हम यहां तक पढ़ा चुके थे, है ना, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। यहां तक हम आपको पूरा पढ़ा चुके थे पहले क्लास में। आज हम दूसरे क्लास में आपको पढ़ाने वाले हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत पढ़ाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, एमसीक्यू, प्रश्न उत्तर और भूली बिसरी बातें आज के इस क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आ गए। आज का क्लास इस टॉपिक से शुरू होगा, जिसका नाम है जनसंख्या परिवर्तन के घटक, है ना, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है? जनसंख्या में परिवर्तन कैसे होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या में परिवर्तन 3 कारणों से होता है। जनसंख्या में परिवर्तन कितने कारणों से होता है? 3 कारणों से होता है। पहला, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या में परिवर्तन 3 कारणों से होता है। जन्म दर के कारण होता है, मृत्यु दर के कारण होता है और प्रवास के कारण होता है। इन 3 कारणों से जनसंख्या में हमें परिवर्तन दिखाई देता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, माना कि जन्म दर, किसी गांव की जनसंख्या थी 100, है ना, और यहां पर 20 बच्चों ने जन्म ले लिया, तो इस गांव की जनसंख्या कितना हो गया? 120। पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 100 थी। फिर इसमें कितने बच्चों ने जन्म लिया? 20। तो जनसंख्या में परिवर्तन दिखाई दिया ना। किस रूप में? बढ़ते क्रम के रूप में। जनसंख्या यहां बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बात समझे? तो जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर के कारण होता है। मृत्यु दर, माना कि मेरे प्यारे बच्चों, किसी गांव की जनसंख्या थी 100, लेकिन यहां से 10 आदमी क्या हो गए? लुढ़क गए। 10 आदमी की मृत्यु हो गई, तो गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 90। तो जनसंख्या में परिवर्तन दिखाई दिया कि नहीं? किस रूप में? घटते क्रम के रूप में। किसी गांव की जनसंख्या पहले 100 थी, लेकिन 10 गो आदमी मर गया, तो कै गो बचा रे? 90 गो बचा। तो 90 गो बचा, है ना। प्रवास का मतलब क्या होता है? कि कोई व्यक्ति अपने गांव को छोड़कर कहीं नए स्थान पर चले जाते हैं, है ना, तो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। लोग क्यों जाते हैं? तो आय के कारण जाते हैं, रोजगार के कारण जाते हैं, स्वास्थ्य के कारण जाते हैं। कहां? पलायन करते हैं कहीं दूसरे जगह, जहां पर व्यक्ति को अच्छा रोजगार मिले, अच्छा आय प्राप्त हो, स्वास्थ्य मिले। इन सब कारणों से लोग जो है वो अपने गांव को छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। तो मानिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी गांव में 100 व्यक्ति रहते थे, है ना, लेकिन गांव में अच्छी इनकम इनको प्राप्त नहीं हो रहा था। यहां से 30 व्यक्ति मुंबई चले गए, तो गांव की जनसंख्या कितनी बची? 70। जनसंख्या में परिवर्तन दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? कैसा दिखाई दिया? माइनस की ओर, घटते क्रम के रूप में यहां जनसंख्या दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि गांव की जनसंख्या 100 थी, लेकिन यहां से 30 व्यक्ति चले गए मुंबई। क्यों चले गए? पैसा कमाने के लिए चले गए, तो गांव की जनसंख्या घटेगी ना। तो इन सब कारणों से जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अब हम लोग इसको डिटेल से समझते हैं, है ना, एकदम बारीकी से समझते हैं। यहां तो आपको थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास किए। अब हम लोग जन्म दर कैसे निकालते हैं, मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, प्रवास किसे कहते हैं, हम लोग डिटेल से जानेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम तोड़ दिया जाएगा, ऑफलाइन की तरह क्लास दी जाएगी आपको, बिल्कुल पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जन्म दर, बर्थ रेट। मेरे प्यारे बच्चों, जन्म दर, है ना, समझते हैं।
यशोधित जन्म दर सीबीआर क्रूड बर्थ रेट को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जन्म दर निकालना कैसे है? तो प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा दिए गए बच्चों के जन्म के रूप में निकाला जाता है ना? तो यहां पर लिखा हुआ अशोधित जन्म दर सीबीआर क्रूड बर्थ रेट को प्रति 1000 स्त्री, मतलब 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है ना? इसकी गणना इस प्रकार की जाती है, मतलब जन्म दर निकालने की विधि इस प्रकार। कैसे हम लोग जन्म दर निकालते हैं? तो अशोधित जन्म दर बराबर किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म, मतलब एक वर्ष में कितना बच्चों का जन्म हुआ इसको लिख देंगे ऊपर। किसी गांव में एक वर्ष में कितना बच्चा जन्म हुआ ऊपर लिख देंगे, या देश भर में एक वर्ष में कितना बच्चा का जन्म हुआ ऊपर लिखेंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों? किसी गांव में, किसी जिला में, किसी राज्य में एक वर्ष में कितने बच्चों का जन्म हुआ लिख देंगे ऊपर, ठीक है ना? अब उस गांव की जनसंख्या कितनी थी नीचे लिख देंगे, या देश की जनसंख्या नीचे लिख देंगे, राज्य की जनसंख्या नीचे लिख देंगे, है ना? कहीं का भी अगर पूरे देश का जन्म दर निकालना हो, है ना, तो एक वर्ष में कितना बच्चा जन्म दिया ओकरा लिखेंगे ऊपरी, और पूरे देश की जनसंख्या एक वर्ष में कितना था लिखेंगे नीचे, इंटू 1000। 1000 क्या लिखा हुआ? प्रति 1000 महिला, है ना? 1000 महिला पर कितने बच्चों का जन्म हुआ लिख देना है गुना करके, है ना? तो ऊपर में लिखेंगे कितना बच्चा जन्मा, ऊपर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे उस गांव की जनसंख्या या देश की जनसंख्या, है ना? अगर हमको जिला का निकालना है तो एक वर्ष में उस जिला में कितना बच्चा जन्मा उसको लिख देंगे ऊपर, और उस जिला का जनसंख्या लिख देंगे नीचे, इंटू क्या करेंगे 1000 करेंगे। बात समझे? भारी रखना, इतना समझ में आया ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, जन्म दर को इस रूप में निकाला जा सकता है। नोट, किसी निश्चित जनसंख्या में नए जन्म बच्चों को जोड़ने से जनसंख्या में परिवर्तन दिखाई देता, मतलब कि किसी गांव का जनसंख्या पहले कितना था 100 था, है ना? इसमें से 20 गो बच्चा जन्म लिया तो गांव की जनसंख्या कितनी हो गई? 120 हो गई। बात समझे? तो इसमें क्या हमें पता चला कि ये जनसंख्या में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। क्यों? पुरानी जनसंख्या कितनी थी? 100 थी, लेकिन 20 गो नया बच्चा जन्म लिया जी, तो 20 को जब नया जन्म लिया तो कितना हो गया? 120। तो जनसंख्या में परिवर्तन दिखाई दिया। किस रूप में दिखाई दिया? बढ़ते क्रम के रूप में दिखाई दिया। जनसंख्या में यहां परिवर्तन दिखा। कैसा दिखा? बढ़ोतरी के रूप में दिखा, ठीक है ना? तो आपको मेरा विश्वास होगा कि यह समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरे प्यारे बच्चों मृत्यु दर, है ना? मृत्यु दर, डेथ रेट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में प्यार से, है ना? तो मृत्यु दर को हम लोग कैसे निकालते हैं वो भी समझते हैं। क्या हो जाता है जी? हाँ चलिए, मेरे प्यारे बच्चों मृत्यु दर, डेथ रेट, मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है ना? जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर जो है ये जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाता है। कैसे? माना कि मेरे प्यारे बच्चों किसी गांव की जनसंख्या थी पहले 100, लेकिन इसमें 20 व्यक्तियों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जनसंख्या कितना बचा इस गांव का? 80 बचा। तो जनसंख्या में परिवर्तन दिखाई दिया ना? किस रूप में दिखाई दिया? घटते क्रम के रूप में दिखाई दिया। कोई दिक्कत इसमें? तो मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन में सक्रिय भूमिका निभाती है। क्लियर है इसमें? चलिए, यशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार की जाती है। मेरे प्यारे बच्चों मृत्यु दर को कैसे निकाला जाता है? तो अशोधित मृत्यु दर बराबर, है ना, मृत्यु दर निकालने की यह विधि है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या। एक वर्ष में कितना आदमी मर गया, एक वर्ष में कितना आदमी मर गया ओकरा लिख देंगे ऊपरी। बात समझ में आया कि नहीं? और उस गांव के जनसंख्या कितनी थी। माना कि हमको किसी जिला का मृत्यु दर निकालना, तो एक वर्ष में उस जिला का कितना आदमी मर गया लिखेंगे ऊपरी,
ठीक है। और उस जिला का जनसंख्या कितना है लिख देंगे नीचे, इंटू क्या करेंगे 1000। बात समझे कि नहीं। और जब काट कूट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि एक वर्ष में इस जिला का मृत्यु दर कितना है। कोई दिक्कत इसमें। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आप मृत्यु दर को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या परिवर्तन का एक अहम कारण प्रवास भी है ना। जनसंख्या में परिवर्तन कैसे हुआ, जन्म दर के कारण हुआ, मृत्यु दर के कारण हुआ, और अगला तीसरा नंबर पे है आपका प्रवास। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रवास का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति का पुराने स्थान से नए स्थान पर चले जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। जैसे आपके गांव का कोई व्यक्ति है ना, आपके गांव का कोई व्यक्ति अगर सऊदी अरब चला जाता है तो वो क्या कर गया, प्रवास कर गया। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पुराने स्थान को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति अपने पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थान पर चले जाए तो उस व्यक्ति को कहा जाता है कि यह व्यक्ति क्या कर गया, प्रवास कर गया, नए स्थान पर चला गया। तो प्रवास के कारण भी जनसंख्या में परिवर्तन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। कैसे परिवर्तन होता है, तो माना कि पहले गांव की जनसंख्या थी 100, सब में 100 मान के चल रहे हैं। अब यहां से 20 गो व्यक्ति चल गया दूसरा देश, है ना, जेनी छवल एक सवे चल गया, तो कहीं ना कहीं इस गांव की जनसंख्या कितनी बची, 80 गो बची। क्योंकि 20 गो जो है वो चल गया बाहर। क्यों चला गया, कमाने के लिए चल गया या अन्य कारणों से चला गया। बात समझे कि नहीं। तो पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थानों पर जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आया कि किसी गांव की जनसंख्या 100 थी, 100 गो में से 20 गो आदमी अपन पुरनका गांव को छोड़कर नया घर बसाने चल गया दूसरा देश। बात समझे कि नहीं। तो गांव की जनसंख्या कितनी बची, 180 गो बचा। तो जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, घटता रूप परिवर्तन हुआ, माइनस परिवर्तन हुआ। बात समझे कि नहीं समझे। गांव की जनसंख्या क्या हो गई, घट गई। किसके कारण घट गई, प्रवास के कारण घट गई। क्योंकि अपने पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थान पर चले गए लोग, जिसके कारण गांव की जनसंख्या क्या हो गई, घट गई। जनसंख्या में परिवर्तन हो गया इस गांव का। पहले 100 गो था, 20 गो चल गया, तो गांव की जनसंख्या 80 हो गई। परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए गांव की जनसंख्या क्या हो गई, घट गई। अब समझते मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या के आकार में परिवर्तन प्रवास के कारण भी होता है। समझ गए ना। 100 गो आदमी था, 20 गो चल गया कमाने के लिए बाहर, गांव की जनसंख्या कितनी बची, 80। गांव की जनसंख्या में घटता परिवर्तन हुआ। जैसे लोग अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर चले जाते हैं, कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और आय के कारण। मेरे प्यारे बच्चों लोगों का प्रवास क्यों होता है, तो शिक्षा के कारण होता है। जहां पर शिक्षा बेहतर होगी लोग वहां छोड़कर चले जाएंगे। बात समझे कि नहीं। जहां की शिक्षा बेहतर होगी लोग वहां चले जाते हैं, जहां पर आय बेहतर होगा लोग वहां चले जाते हैं, जहां स्वास्थ्य अच्छा होगा लोग वहां चले जाते हैं। तो इन सब कारणों से प्रवास होता है। बात समझे कि नहीं। तो लोग अपने मूल निवास स्थान मतलब अपने पुराने स्थानों को छोड़कर नए स्थानों पर जा रहे हैं, यही स्थिति प्रवास कहलाता है। बात समझे कि नहीं। क्यों जाते हैं, तो शिक्षा के कारण जाते हैं, स्वास्थ्य के कारण जाते हैं और आय के कारण जाते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बहुत सारे बच्चे अभी बैठे हुए हैं जो गांव से चलकर यहां पर आए हुए हैं। तो क्यों आए हुए, क्योंकि गांव में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, लोगों को वहां रोजगार नहीं मिल पाता है, लोगों को वहां स्वास्थ्य स्थिति बेहतर नहीं है, जिसके कारण लोग शहरों में आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहां की स्थिति बेहतर है। यही स्थिति प्रवास कहलाता है। तो अपने पुराने स्थानों को छोड़कर नए स्थानों पर जाना ही प्रवास कहलाता है। क्यों जाना, शिक्षा पाने के लिए जाना, स्वास्थ्य पाने के लिए और आय पाने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं, है ना।
प्रवासी जो नए स्थानों पर चले जाते हैं क्या कहलाते हैं? अप्रवासी कहलाते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। उत्प्रवास, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं अप्रवासी कहलाते हैं। अच्छा, यहां पर उत्प्रवासी हो जाएगा, है ना, याद रखेंगे। प्रवासी जो एक स्थान को छोड़कर नए स्थान पर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। दोनों एक सिक्के के दो पहलू, दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। चलिए, तो इतना दूर तक आपको समझना चाहिए। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, जिसको पूरा डिटेल करके आपको बताया गया। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर। यहां से क्वेश्चन टपका देता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में क्या अंतर है हम लोग समझेंगे, है ना। प्रतिकर्ष कारक लोगों को कम आकर्षित करते हैं, जैसे राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपणन, महामारियां तथा सामाजिक पिछड़ेपन पर इत्यादि, है ना। ये सारा का सारा प्रतिकर्ष कारक हो जाएगा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है कि जिस देश में राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होती है ना, भौगोलिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, लोग वहां रहना पसंद नहीं करते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक लोगों को कम आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि वहां की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। कहां की? किसी देश की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों सीरिया जान रहे होंगे, यूक्रेन जान रहे होंगे, पाकिस्तान हो गया आपका, है ना, इराक हो गया, इजराइल हो गया, इन सब देशों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां की राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो प्रतिकर्ष कारक आपको कहता है कि जहां पर लोगों को अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, लोग वहां नहीं रहेंगे। तो यहां पर बोल रहा है राजनीतिक उपद्रव, मतलब जहां की स्थिति बेहतर नहीं है, लोग वहां पर नहीं रहते। प्रतिकूल जलवायु, मतलब मेरे प्यारे बच्चों जलवायु बेहतर ना हो, लोग वहां नहीं रहते हैं। प्राकृतिक विपणन का मतलब जहां पर भूकंप हो, ज्वालामुखी हो, बाढ़ हो, इन सब स्थानों पर लोग नहीं रहते। महामारियां, जहां पर बीमारी ही बीमारी हो, ऐसे देशों में लोग रहना पसंद या ऐसे स्थानों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तो बात समझ में आया। तो प्रतिकर्ष कारक में लोगों को कम आकर्षित करता है। प्रतिकर्ष कारक लोगों को कम आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक उपद्रव है, किसी देश में उसकी राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्रतिकूल जलवायु, प्रतिकूल जलवायु का मतलब वहां की जलवायु बेहतर नहीं है, कभी बारिश होता है तो कभी बारिश ही नहीं होता है। बात समझे कि नहीं? तो ऐसे स्थानों में लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। प्राकृतिक विपणन का मतलब जहां पर भूकंप आए, ज्वालामुखी विस्फोट आए, इन सब कारणों से लोग वहां रहना पसंद नहीं करते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक में लोगों को क्या है, कम आकर्षित किया जाता है। अब है आपका मेरे प्यारे बच्चों अपकर्ष कारक, है ना। अपकर्ष कारक लोगों को अधिक आकर्षित करते हैं, जैसे सुख शांति, रहन सहन की अच्छी अनुकूल जलवायु इत्यादि, है ना। मेरे प्यारे बच्चों अपकर्ष कारक में क्या होता है कि जिस देश में राजनीतिक स्थिति अच्छी हो, सुख हो, शांति हो, अनुकूल जलवायु हो, लोग वहां रहना पसंद करते। तो प्रतिकर्ष कारक में माइनस और अपकर्ष कारक में प्लस। तो सीधी सी बात यहां पर यह निकला कि अपकर्ष कारक में लोगों को, अपकर्ष कारक जो है वो लोगों को अधिक आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि यहां की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, सभी स्थिति क्या है, बेहतर है, जिसके कारण अपकर्ष कारक लोगों को ज्यादा आकर्षित करता है। लेकिन प्रतिकर्ष कारक क्या है? प्रतिकर्ष कारक में लोगों को कम आकर्षित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, ये सब अच्छी नहीं है, जिसके कारण लोग प्रतिकर्ष कारक में रहना पसंद नहीं करते हैं। लोग कहां रहना पसंद करते हैं? अपकर्ष कारक में लोग रहना पसंद करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा
कि प्रतिकर्ष कारक में लोग रहना पसंद नहीं करते क्योंकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति वहां की अच्छी नहीं होती है, जिस कारण से लोग प्रतिकर्ष कारक में रहना पसंद नहीं करते। लेकिन अपकर्ष कारक में लोग रहना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ का रहन सहन, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति, सभी स्थिति क्या होती है, अच्छी होती है, जिसके कारण लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं। चल, तो प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक में अंतर आप समझ गए होंगे। अगला, बहुत सारा बच्चा हुआ है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग समझेंगे जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत 1929 में एम थॉम्पसन और 1945 में नोटेस्टीन ने दिया था, है ना। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को 1929 में कौन दिया, तो एम थॉम्पसन ने दिया था। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में सबसे पहली बार कौन बताया, एम थॉम्पसन। कब बताया, 1929 में। दूसरी बार 1945 में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में कौन बताएगा, नोटेस्टीन। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को बताने वाले दो विद्वान हैं। पहला है एम थॉम्पसन, जिसने 1929 में जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में बताया, और 1945 में नोटेस्टीन ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के बारे में बताया। अब समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मिस्टेक हो गया यहां पर, जनांकीय, है ना। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्णन तथा भविष्य की जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि वर्तमान समय में जनसंख्या कितनी है और भविष्य में कितनी जनसंख्या होने वाली है, इस बात के बारे में बताता है। कौन, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। समझे कि नहीं समझे। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत आपको कहता है कि वर्तमान समय में इस देश की जनसंख्या कितनी है और आने वाले दिनों में इस देश की जनसंख्या कितनी होगी, इसके बारे में कौन बताता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इतना बात समझे कि नहीं। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये बताता है कि वर्तमान समय में इस देश की जनसंख्या कितनी है और आने वाले दिनों में इस देश की जनसंख्या कितनी होगी, इसके बारे में कौन बताता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये पॉइंट बताता है। इतना बात समझ में आया। भविष्य एवं वर्तमान मतलब अभी कितना है और आने वाले दिनों में जनसंख्या कितनी होगी, कौन बताएगा, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। कोई दिक्कत नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। फिर यहां पर जन्मदिन लिखा गया, टाइपिंग मिस्टेक। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे ग्रामीण खेतीहर व्यक्ति अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक साक्षर बनता है। मेरे प्यारे बच्चों, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपना प्रगति करके, है ना, वो निवास करता है। कहां पर, शहरों की ओर निवास करता है और यहां पर वो अपने विकसित अवस्था को बढ़ाने का काम करता है। तो यहां पर बोल रहा है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत हमें यह बताता है कि कैसे ग्रामीण खेतीहर व्यक्ति अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक साक्षर बनता है। सीधी सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं सबसे पहली बार वहां पर वो डेवलप होते हैं और यही डेवलपमेंट की स्थिति उनको शहर की ओर लेकर आता है और यहां पर वो औद्योगिक कार्य करने का काम करते हैं। तो ग्रामीण खेतीहर व्यक्ति कैसे विकसित अवस्था को प्राप्त करके नगर की ओर पलायन करता है, इसके बारे में कौन बताता है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बताता है ना। चलिए, तो ग्रामीण खेतीहर व्यक्ति कैसे नगरीय औद्योगिक बनता है ना। ग्रामीण खेतीहर व्यक्ति अपनी विकसित अवस्था को प्राप्त करके किधर चला, नगरीय औद्योगिक अवस्था की ओर चला, है ना। चलिएगा अगला, किसी प्रदेश की उच्च जन्म, है ना, किसी प्रदेश की उच्च मृत्यु दर, निम्न मृत्यु दर के बारे में भी बताता है। मेरे प्यारे बच्चों, सीधी सी बात यहां पर याद रखना है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत
किसी प्रदेश की या किसी देश की या किसी गांव का, किसी जिला का, किसी गांव का उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के बारे में बताने का काम करता है कौन? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसी प्रदेश की उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर के बारे में भी बताता है कौन? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। इतना बात समझ में आया रे रसगुल्ला? चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, है ना? जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या नियंत्रण के निम्न उपाय हैं। जनसंख्या नियंत्रण के निम्न उपाय। पहला क्या? गर्भ निरोधक गोलियां। मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या का नियंत्रण किया जा सकता है किसके द्वारा? गर्भ निरोधक गोलियां द्वारा। गर्भ निरोधक गोलियां आप लोग समझदार हैं, जान रहे होंगे। संभोग स्थगन का मतलब सेक्स को क्या कर दीजिए? रोक दीजिए, जिसके कारण जनसंख्या में क्या होगा? नियंत्रण होगा। गर्भपात करा दीजिए। गर्भपात के कारण भी क्या हो जाएगा? जनसंख्या में कंट्रोल होगा। परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, मतलब समझाइए कि दुए को पैदा करना, कचकचा के हमको 12-20 को पैदा नहीं करना है। समाज में एकजुटता फैलाकर समाज में बात को बताइए कि जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, सारी समस्या आ रही है ना? सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लोगों को जागरूक बनाकर जो है वो जनसंख्या में कंट्रोल किया जा सकता है, जनसंख्या में नियंत्रण किया जा सकता है। देखते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, लिखा रहता है हम दो हमारे दो सुखी परिवार, लेकिन कहां मानता है? अभी देख रहे होंगे बूढ़ा बूढ़ी में भी चल रहा है। अगला, सरकार के द्वारा नियम कानून बनाकर भी क्या किया जा सकता है? जनसंख्या में कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, भारत के कई राज्यों में 2 बच्चे पैदा करने पर ही उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ऐसे नियम और कानून बनाकर भी जनसंख्या में कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशा होगा कि जितना भी टॉपिक आपको बताए, ये सारा का सारा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, भर भर के कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।